वेलकम टू द स्टोरी बिहाइंड, एक वीकली प्रोग्राम जिसमें हम हर हफ्ते एक इशू पर डीप डाइव करते हैं और नुक्ता ऑडियंस के कमेंट्स और फीडबैक भी शामिल करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन 65,000 पाकिस्तानियों की जो इस साल हज की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सऊदी अरब की जानिब से पाबंदी आयद होने की वजह से वो पैसे भी दे चुके हैं और उनको ये भी नहीं मालूम कि वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। मेरे दोस्त की मैंने बुकिंग कराई थी प्राइवेट हज स्कीम के तहत। सुना है कि हज पे बैंड लगा दिया, एक बड़ी परेशानी है। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर है, उनसे पैकेज बुक कराया था मकतब बी का। अब हमारा जो टिकट वहाँ से हुआ है लाखों रुपए का, तो टिकट है खाली, अलग पे सारे होटल सारी चीज़ें वहाँ बुक हुई है। खबरें ऐसी चल रही हैं कि हर जगह के प्राइवेट वाले हज पे नहीं जाएंगे। तो जब से ये खबर सुनने में आई है हम बहुत परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे पैसों का क्या होगा, हमारे हज का क्या होगा। मैं प्राइवेट हज स्कीम 2025 में मैंने हज का दाखिला अपने रिलेटिव का करवाया है। 6-6, 7-7 साल तक की टिकटें कराई थी है, पूरी की पूरी पेमेंट भी अलहमदिल्ला प्राइवेट हज को मैंने दे दी है और उनकी तरफ से भी पूरी पेमेंट वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। बहुत परेशानी हो रही है। तो मैंने याद रखने की ज़रूरत है कि सऊदी अरेबिया ने वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस आयद किए हैं, जिनमें इंडिया, इजिप्ट, नाइजीरिया और बांग्लादेश भी शामिल हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ पर हैं, यानी कि कारोबार के लिए अगर आप जाना चाहते थे, टूरिस्ट वीज़ा आपने हासिल करना हो या फैमिली विज़िट वीज़ा हासिल करना हो, ये सब पाबंदियाँ शॉर्ट टर्म विज़िट वीज़ा में शामिल होती हैं। तो और आपको पता ही होगा कि हज के लिए हर मुल्क के लिए एक अलग कोटा होता है और पाकिस्तान में आधी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है और आधी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स या हज ऑपरेटर्स को दी जाती है। ये डेटा आपको नज़र आ रहा होगा। हर साल हुकूमत और निजी हज ऑपरेटर्स की मदद से जाने वाले हाजियों की तादाद तकरीबन बराबर ही होती है। तो इस साल क्या हुआ? क्या पाकिस्तानी हुकूमत की कोताही है? प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डेडलाइंस मीट नहीं की, या मामला कुछ और ही है, गहरा ज़्यादा है? तो आखिर मसला है क्या? जावेद हुसैन हमारे इस्लामाबाद के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और वो इस स्टोरी को शुरू से फॉलो करें। और जावेद, पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि 77,000 आज़मीन हज को रोक दिया गया है हज करने से, ये आखिर बैकग्राउंड, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे हुआ? जी मैम, इसमें जो सूरत हाल है वो 2023 से ये पैदा हुई है और 2023 में जो सऊदी हज और उम्रा अथॉरिटीज़ हैं उनका एक वफ़द पाकिस्तान आया था और यहाँ पर उस वक्त केयर टेकर सेटअप था और उनकी एक मुलाकात यहाँ पर हुई और उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट भी बाकायदा तौर पर की गई और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की जो हज टूर ऑपरेटर्स, जिनको एजीओस कहा जाए या होप वाले हैं, उनकी कंपनीज़ मिनिमम 2,000 कंपनीज़ जो कंपनी एक रखती होगी वो सर्विसेज और हज करवाने के मजाज होगी। तो इस सिलसिले में जो है वो फिर निगोसिएशंस हुई और फिर यहाँ पर जो टूर ऑपरेटर्स थे उन्होंने वज़ारत मज़हबी अमूर और उस वक्त की हुकूमत के साथ रब्ता करके इसमें रिलैक्सेशन की डिमांड की और फिर वो रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ तक पहुँची कि 500 कंपनीज़ जो हैं वो मिनिमम जो कंपनी होगी वो एक नाजिम के तौर पे अप्लाई करेगी और वो सऊदी अरब में सर्विसेज लेने की मजाज होगी। तो फिर यहाँ पर जो कम कोटा रखने वाली जो कंपनीज़ थी, जिसमें 50, 100 और 500 तक की जो कोटा रखने वाली कंपनीज़ थी, उन्होंने मिलकर कंसोर्शियम्स बनाए और फिर उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर किया गया, SECP से भी रजिस्टर करवाया गया और उसके बाद फिर उन कंपनीज़ ने जो है वो वहाँ पर जो दाखिले थे वो शुरू किए और हाजियों की बुकिंग शुरू की। ये पिछले साल तो इस तरह से सूरत हाल रही और फिर इस साल भी ये तवक्को की जा रही थी जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी जानिब से कि पिछले साल जो पैटर्न और तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था उसी तर्ज पर इस साल भी ये सऊदी अरब की तरफ से रिलैक्सेशन मिलेगी और फिर बुकिंग भी उसी तरह से होगी। लेकिन इस बार सऊदी अरब की जानिब से इन तमाम तर शेड्यूल और इक़दाम में सख्ती इख्तियार की गई और फिर 14 फरवरी जो थी वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई कि उस वक्त तक जो है वो तमाम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो अपने दरख्वास्त गुजारों के जो फ़ंड्स हैं सर्विसेज के लिए और इमारतों के लिए वो वहाँ पर मुंतकिल करेंगे और फिर उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जो है वो जिसे नस्क कहा जाता है उसका इजरा कर दिया गया सऊदी अरब की तरफ से और फिर उस पर तमाम तर जो बुकिंग्स और पेमेंट्स थी वो वहाँ पर की जानी थी। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उनकी तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि यहाँ से आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज जो है वो नहीं कर सकते, तो इस सिलसिले में वज़ारत मज़हबी अमूर की दरख्वास्त पर स्टेट बैंक ने जो सऊदी अरब में पाकिस्तान का हज मिशन है वहाँ पर एक अकाउंट खोला और उसके ज़रिए वो पेमेंट्स करने का इंतज़ाम किया। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये रखी गई कि 3 मिलियन तक की जो पेमेंट है पर डे वो वहाँ पर की जा सकेगी, और $3 मिलियन की। इस सिलसिले में जो पेमेंट्स थी वो क्योंकि ज़्यादा थी और सिस्टम जो है वो आखिरी दिनों में थोड़ा अपग्रेड नहीं हो सका,
اس کی وجہ سے وہ تاریخ جو ہے وہ لیپس کر گئی اور اس کے بعد سعودی اتھارٹیز نے اس میں 3 دن کی ریلیکسیشن دی اور 17 فروری لاسٹ ڈیٹ رکھی، اور اس کے باوجود بھی جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز تھے وہ اپنی پیمنٹس وہاں پر ساری کی ساری منتقل نہیں کر سکے۔ جاوید، لیکن یہ آپ نے کہا کہ کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں کیا وجہ، آپ کی زیادہ جو ذمہ داری ہے کس کی نظر آ رہی ہے؟ حکومت کی نظر آ رہی ہے، پرائیویٹ آپریٹرز کی جو وقت پر یہ ڈیڈ لائن پوری نہیں کر سکے، یا آپ کو لگتا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی زیادہ سختیاں عائد کی ہیں؟ اس میں جو چیزیں ہم نے اب تک تلاش کی ہیں اس میں تینوں طرف سے، تینوں اطراف سے جو ہے وہ کمی اور کوتاہی دکھائی دے رہی ہے، اور اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو حکومت پاکستان یا وزارت مذہبی امور نے جو پالیسی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی تشکیل دی اس کو 10 جنوری کو فائنلائز کیا، اور پھر اس کا 14 فروری جو ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی کہ انہوں نے اپنے فنڈز اس میں ٹرانسفر کرنے تھے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک وقت جو ہے وہ بہت محدود اور قلیل تھا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پھر حج مشن سعودی عرب میں قائم کیا گیا وہاں پر جو فنڈز ٹرانسفر کیے گئے اس کی جو لمٹ تھی وہ بڑی محدود رکھی گئی ہے، جبکہ حکومت پاکستان اپنے جو سروسز کے لیے جو فنڈز ہیں وہ ایک کلک پہ یا فوری طور پر وہ پیمنٹ منتقل کر سکتی ہے، لیکن جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز تھے ان کے لیے یہ حد مقرر کی گئی، جس کی وجہ سے ان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جو حج ٹور آپریٹرز ہیں ان کی طرف سے جو کوتاہی دکھائی دی ہے وہ یہ انتظار کرتے رہے کہ گزشتہ سال کی طرح سعودی اتھارٹیز اس بار بھی ان کو ریلیکس کریں گی، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے رہے کہ جو بکنگز ہیں وہ تمام تر پیمنٹس جو حج درخواست گزار ہے اس سے وہ پیمنٹس لینے کے بعد یہ پیسہ جو ہے وہ آگے منتقل کریں گے، تاکہ ان کو اپنی جیب سے جو ذاتی پیسہ ہے وہ وہاں پر انویسٹ نہ کرنا پڑے، تو اس کے انتظار میں بھی وہ رہے، اور یہ وجوہات بھی رہیں، جس کے بعد پھر انہوں نے وقت جو کم رہنے کی وجہ سے جب پیمنٹس وہاں پر منتقل کی تو وہ لوڈ زیادہ سسٹم پر گیا، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس پر جو وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے بھی ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ بھی آئیں گے جاوید، اس پہ آئیں گے حکومت پھر اب کیا کرنے جا رہی ہے، لیکن اس وقت ایک اور نئی ڈیولپمنٹ یہ بھی بیچ میں دیکھی کہ جب یہ خبر آئی تھی کہ 77,000 پاکستانی نہیں جا پائیں گے، ان کو بند کر دیا گیا ہے ان کا جانے کا موقع، تو بیچ میں یہ بھی خبر آئی تھی کہ 10,000 کو اجازت دی گئی ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ جی دیکھیں، اس میں ہوا یہ کہ جو پرائیویٹ کوٹا تھا 50-50 جیسا کہ سرکاری اور پرائیویٹ حج اسکیم میں رکھا جاتا ہے، تو اس میں 90,000 کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو جو ہے وہ کوٹا دیا گیا تھا، جس میں جو کراچی کی بیشتر ایسی کمپنیز جو کہ فائنینشلی بڑی مستحکم تھی انہوں نے پہلے سے ہی اپنی پیمنٹس کے تھرو وہاں پر بکنگز کر لی تھیں، جسے طوافہ کہا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ بکنگ کرنے کی وجہ سے جو 13,700 کے قریب ایسے جو کمپنیز نے پہلے سے بکنگ کی تھی جن کی پیمنٹ سعودی اتھارٹیز کو مل چکی تھی ان کو پھر مائنس کر دیا گیا اور ان کو پھر یہ تمام تر سروسز دی گئیں، لیکن اب اس کوٹے پر بھی جو 10,000 کا مزید کوٹا جو لیپس ہونے کے بعد بحال کیا گیا ہے اس پر بھی اب جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز ہیں ان کے درمیان میں اب لڑائی پیدا ہو گئی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ KPK کی کمپنیز جو ہیں ان کو 6500 کا کوٹا اس میں 10,000 میں سے دیا جا رہا ہے، جس میں ابھی پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کی کمپنیز جو ہیں وہ بھی رہتی ہیں، جس پر اب ایک اور ڈیڈ لاک دکھائی دے رہا ہے کہ اس ڈسپیوٹ کو حل کیسے کیا جائے، کیونکہ سعودی عرب نے ان وزارت مذہبی امور سے یہ کہا تھا کہ آپ جن کمپنیز کو، پرائیویٹ کمپنیز کو یہ کوٹا دیں گے ان کی لسٹیں پہلے سے ہمیں فراہم کی جائیں، تو وزارت مذہبی امور کی ملی بھگت اور پرائیویٹ کمپنیز کی ملی بھگت سے اب وہ جو لسٹ تھی وہ ان کو فراہم کر دی گئی، جس پر اب دیگر جو کمپنیز ہیں پاکستان میں آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریباً 904 پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو کہ حج کے لیے انتظامات کرتی ہیں، تو 904 کمپنیز میں سے جو 10,000 کا جو کوٹا تھا وہ چند ایک کمپنیز کو نواز دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب دیگر کمپنیز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے جاوید کہ یعنی کہ اس میں ظاہر ہے جو جس کی قربت ہوگی حکومت کے ساتھ، جان پہچان ہوگی، لابینگ کریں گے تو ان کو یہ کوٹا مل جائے گا، یہ جو محدود کوٹا ہے اس وقت کافی جلد بازی میں کرنا پڑ رہا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے، اور جو کہا جائے کہ من پسند کمپنیز ہیں یا جو انفلوئنشل کمپنیز ہیں، جو فائنینشلی ہیوی ویٹ کمپنیز ہیں، انہوں نے یہ کوٹا جو ہے وہ قابو کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے پیسے دیے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لوگ سالوں سال جمع پونجی ہوتی ہے، وہ قرضہ بھی لیتے ہیں تاکہ وہ پیسے جمع کر کے اپنی زندگی میں ایک بار حج کر پائیں، ان کا کیا بنے گا؟ جی بالکل، ان کے ساتھ بھی یہ صورتحال ہے کہ جو متاثرین افیکٹز جن سے ہم نے رابطہ کیا وہ آن کیمرہ تو بات نہیں کر پا رہے یا وہ کرنا نہیں چاہتے، لیکن ان کو یہ بتایا جا رہا ہے ٹور آپریٹرز کی جانب سے کہ
उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं दरपेश होने वाला, क्योंकि उनको ब्लाइंड रखा जा रहा है कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि 25 मार्च को एक मुआहदा हुआ जिसमें कोटा कम करने के हवाले से सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी वज़ारत मज़हबी अमूर को बता दिया था। उस कम होने वाले कोटे से मुतालिक आवाम को आगाह नहीं किया गया और जो बुकिंग्स थी वो पूरी कर ली गई और उनसे पैसे ले लिए गए। अब ये एक फ़िगर जो कि 65,000 आज़मीन हज का बनता है, दरख्वास्त गुज़ारों का बनता है, उनसे जो पैसे वसूल किए गए हैं, अब उनके पैसे जो हैं वो टूर ऑपरेटर्स बताते हैं कि हमने ऑलरेडी सऊदी अरब भिजवा दिए हैं और उसमें बेशतर पैसे जो हैं वो सर्विसेज में, जिसमें इमारतें ली गई हैं या जो टिकट्स थी वो बुक की गई हैं, उनको 70% पेमेंट्स कर दी गई हैं। अब वो पैसा जो है वो डूबने का इम्कान है कि अगर 65,000 दरख्वास्त गुज़ार हज पर नहीं जाते तो ये बहुत बड़ा एक स्कैम बनेगा कि ये पैसा डूब भी जाएगा और जो दरख्वास्त गुज़ार हैं उनकी पेमेंट्स जो हैं, क्योंकि प्राइवेट कोटे की जो पैकेजेस हैं वो भी बड़े लेविश किस्म के और हाई फाई पैकेजेस होते हैं, तो उसमें उनकी बड़ी अमाउंट है जो कि डूबने का इम्कान है। कितनी अमाउंट होगी, क्या अंदाज़ा है? जो हमें बताया गया है कि 65,000 की प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स हैं उन्होंने बुकिंग की है, तो तकरीबन 480 मिलियन रियाल ये अमाउंट बनती है, जो कि उनका ये कहना है कि सऊदी अरब मुंतकिल की जा चुकी है, जो कि हमने जब उनको कन्वर्ट किया तो तकरीबन 36 अरब रुपए पाकिस्तानी ये बनते हैं और अरबों रुपए का ये एक स्कैंडल बन सकता है अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। और पाकिस्तान की दरख्वास्त सऊदी अथॉरिटीज़ अगर ओवरऑल पूरे दुनिया में जिस तरह की उनकी पॉलिसी है वो एक्सेप्ट नहीं करती और ये आज़मीन नहीं जा सकते, तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम होगा और ये पैसा डूबने का इम्कान है। तो उसमें जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि उनको डेडलाइन तो दी गई थी, आगाह भी किया गया था, व्हाट इज़ देयर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, वो क्या कहते हैं? उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि वो एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान एक हाई लेवल पे अगर बात करें, जिसमें उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा इस हवाले से, आर्मी चीफ़ को इन्वॉल्व करने के हवाले से भी उन्होंने आर्मी चीफ़ को भी ख़त लिखा और दीगर अथॉरिटीज़ से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो एक हाई लेवल फ़ोरम पर अगर इस बात को उठाते हैं तो ये मामला हल हो सकता है। अब चूँकि सऊदी अरब ने दीगर ममालिक पर भी ये जोन वाइज पाबंदी आयद कर दी है, मनसूख कर दिया है उनका कोटा। अब अगर पाकिस्तान के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिखाई देती है तो फिर दीगर ममालिक को भी रिलैक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए सऊदी अरब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपने लिए मसाइल पैदा करने के लिए कुछ ऐसा इक़दाम लेके दीगर ममालिक भी उससे वो डिमांड करें। लेकिन जो हमें हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि अकोमोडेट किया जाएगा उन तमाम आज़मीन को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के साथ, हुकूमत की तरफ से जो एक उनको एक ये उम्मीद दी जा रही है कि बिल्कुल ऐन वक्त पे आके सऊदी अरब जो मकतब हैं उनमें जो वैकेंसीज़ खाली रह जाएंगी वो अलॉट करने का इम्कान है कि वहाँ पर उनको मकतब दिए जा सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट सऊदी अरब की तरफ से इस हवाले से नहीं की जा रही कि कौन सा मकतब उनको अलॉट किया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो 10,000 का इजाफी कोटा मिला है वो ए और बी मकतब के बुकिंग्स के लिए उनको कहा गया है, लेकिन जो रह जाएंगे उनको आखिरी वक्त में जिस तरह से चांस पे रह जाते हैं वैकेंसीज़, तो फिर उनको वहाँ पर फिलअप करने के लिए वो कोटा वहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन जो दिखाई ये दे रहा है कि बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जो कि शायद बदकिस्मती से सऊदी अरब के सफ़र पर रवाना ना हो सके। अच्छा, यहाँ एक और आपसे सवाल करना चाहती हूँ सऊदी पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल गर्मी की शिद्दत की वजह से कोई 1,000 से ज़ायद जो ज़ायरीन थे उनका इंतकाल हो गया था और वजह बताई गई थी कि ओवर क्राउडिंग थी, इलीगल ऑपरेटर्स की वजह से ज़्यादा लोग हज करने आ गए थे। तो क्या ये वजह हो सकती है, कितनी सख्त पॉलिसीज़ इख्तियार की गई हैं और ये चेंज की गई हैं जो तरीक़ाकार है जो प्राइवेट ऑपरेटर्स जिस तरह से ऑपरेट करते हैं? जी, इसमें ये भी एक वजूहात में शामिल हो सकती है वजह, क्योंकि जो इलीगल वहाँ पर पहुँचे वो ऐसे लोग थे जो वहाँ पर मकामी तौर पर वहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी जो है वो गैर कानूनी तरीके से उसको हासिल करने की कोशिश की थी और फिर वो सारी सूरत हाल रही। क्योंकि सऊदी अरब बड़े पैमाने पर अब इसको
इस पूरे हज के प्रोसेस को एक टूरिज़म के तौर पर लेता है, तो इसमें बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो सऊदी अरब ने आयद किए, जिसकी वजह से पैकेजेस जो हैं वो अब 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं अगर 2020 की निस्बत अगर देखा जाए। तो सऊदी अरब ये चाहता है कि कोटा जो है वो लैप्स ना हो, मनसूख ना हो, बल्कि उसको यूटिलाइज़ किया जाए। ठीक है, और एक नुक्ता ऑडियंस मेंबर ने हमें कमेंट भी भेजा था, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे सवाल करूंगी जावेद। वो बहुत मतलब हैरान हुए थे या हुई थी कि ऐसा लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के ज़रिए हज के लिए जाते हैं यहाँ से, तो क्योंकि वजह क्या ये वाकई ऐसा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाकर हज करते हैं इसलिए क्योंकि शायद सस्ता होता है? इसमें क्योंकि हज के लिए बाकायदा तौर पर एक तरीक़ाकार सऊदी अरब में भी ओवरसीज़ जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनके लिए भी वज़ा किया जाता है कि मकामी तौर पर कितने लोग जो ओवरसीज़ हैं वो वहाँ पर हज करने के मजाज होंगे, उसका एक तरीक़ाकार वहाँ मौजूद है। और दीगर ममालिक के साथ जो कोटा सिस्टम रखा जाता है उसके लिए भी एक तरीक़ाकार मौजूद है। इसमें एक जो वजूहात हैं इस पूरे क्राइसिस में, एक वजह ये भी सामने आई है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो कोटा वज़े किया गया है उसके ज़रिए हज पर जाना चाहते हैं, तो उसकी 36% पेमेंट जो है वो पाकिस्तान मुंतकिल करना लाजमी है। तो उस पेमेंट की मुंतकली के लिए जो तरीक़ाकार है उसमें भी डिले सामने आया और वो भी एक वजह सामने आई है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान में आपको याद होगा कि जब पॉलिसी तरतीब दी गई थी तो डॉलर्स में पेमेंट के हवाले से जो ओवरसीज़ थे उनकी ये डिमांड रखी गई थी कि जो डॉलर्स में पेमेंट करेंगे उनको पहली तरजीह दी जाएगी। तो एक सिस्टम जो स्टेट बैंक ने वज़े किया उसके अंदर भी थोड़ी खामियां जो थी वो सामने आई हैं, जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है वो लैप्स होता हुआ दिखाई दिया। जावेद, अब हुकूमत क्या कर रही है, मतलब कमेटी बनाने के अलावा? देखें, हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, वज़ीर-ए-आज़म ने जब ये इशू रेज़ हुआ और ये कोशिश की जा रही थी कि इस पूरे मामले को दबाया जा सके और अंडर कारपेट जो है वो सारी चीज़ रखी जा सकें, तो एक कमेटी बनाई गई थी। कैबिनेट डिवीज़न के जो सेक्रेटरी हैं उनके मातहत उन्होंने कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी हैं और वो कमेटी जो है उसने प्रोब करना था कि ये सारा जो क्राइसिस है किसकी वजह से ये पैदा हुआ और उसमें ज़िम्मेदारान कौन हैं। और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी मुसद्दिक़ मलिक साहब जो वफाकी वज़ीर हैं उनकी ज़ेर सरपरस्ती कायम कर दी है, जो 2026 के जो हज है उस हवाले से ये तमाम तर सूरत हाल की निगरानी करेगी और आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेगी। तो इसके लिए अब जो हमें ज़राए ने बताया कि वफाकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि इस तमाम तर मामलात को दबाया जा सके और इसको पब्लिक होने से इसका गुरेज़ किया जा सके। तो इसके लिए अब जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं या दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी कह दिया गया है कि इस पर मज़ीद कोई बात ना करे ताकि इस मामले को ज़्यादा हाईलाइट ना किया जा सके। और अगर देखा जाए तो ये तमाम तर सूरत हाल जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के इंटरनल मामलात हों या हुकूमती सतह पर हों, एक डेडलॉक का शिकार दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जो एक बहुत बड़ा जो स्कैम है अरबों रुपए का, वो वकूफ़ पज़ीर होने का भी खदशा इस वक्त सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमें वक्त देने का और ये ख़बर आपके तक पहुंचाई कि एक स्कैम है अरबों रुपए का जो इस वक्त नज़र आ रहा है। हुकूमत छुपाने की कोशिश करी, आप देख रहे होंगे कि मीडिया पे भी ज़्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन नुक्ता पे हम बात कर रहे हैं। और ये अब हम प्राइवेट ऑपरेटर से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो उनका क्या लाहे अमल है, डेडलाइन क्यों मिस की और उन लोगों का क्या बनेगा जो पैसे अदा कर चुके हैं हज जाने के लिए। क्या प्राइवेट ऑपरेटर सऊदी अरब की डेडलाइन और रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बर वक्त पेमेंट अदा नहीं कर पाए, जानते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर ने अपने दाखिले 3 महीने पहले पेशतर शुरू कर दिए थे और प्राइवेट सेक्टर को दाखिलों को उस वक्त तक रोके रखा जब तक कि ये दाखिले कंप्लीट ना हो गए गवर्नमेंट सेक्टर के। प्राइवेट सेक्टर को 10 जनवरी को अलाउ किया गया हज दाखिलों के लिए और 14 फरवरी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से डेडलाइन थी कि इस चीज को स्टॉप किया जाए, इस सिस्टम को बंद किया जाए। जब 10 जनवरी को स्टार्ट किया तो मेजर इशू बना कि इतने थोड़े वक्त में इतने हैवी अमाउंट कैसे रिमिट होगी। गवर्नमेंट सेक्टर ने बर वक्त दाखिले भी कर लिए और जाजे कराम से उनकी रकम की वसूली भी हो गई और स्टेट बैंक के लिए इशू नहीं होता गवर्नमेंट सेक्टर के इतनी बल्क अमाउंट को ट्रांसफर भी कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ $3 लाख पर डे के हिसाब से इजाजत दी गई कि वो अमाउंट को ट्रांसफर करें। अब इतने थोड़े वक्त में 20-22 दिन में इतने बल्क के अमाउंट को इस तरह ट्रांसफर पॉसिबल ही नहीं थी। इस सारे प्रोसेस में डिले की वजह से वो टाइमलाइन जो 14 फरवरी की थी 100% अचीव नहीं हुई। उसके बाद पेमेंट जाती रही और आज तक जा रही है, ग्रेजुअली जा रही है। लेकिन वहां ये प्रॉब्लम बन गई है कि जो पेमेंट बर वक्त पहुंची थी वो सिर्फ 15 से 16 हजार हाजियों की थी
اس کے بعد کی جو پیمنٹ 14 کے بعد پہنچی ہے وہ لوگ اس کو ڈیلے میں لے رہے ہیں، اور مبادہ اگر اس کو بر وقت پرسو نہیں کیا جاتا تو اللہ نہ کرے ایسی صورتحال پاکستان کے لیے بن سکتی ہے کہ یہ 65,000 کے قریب یا 75,000 کے قریب جو حجاج کرام ہیں یہ حج سے رہ جائیں گے۔ کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ لیکن ایک اور سوال اٹھتا ہے، کیا مسئلہ صرف حج کا ہی ہے؟ سنیے کہ ایک نقطہ آڈینس ممبر کو UAE ویزا کیوں نہیں ملا۔ ان کی ریکویسٹ پر ہم نے ان کا نام نہیں بتایا۔ Last year, when we learned about the ban that has been imposed on Pakistanis traveling to Dubai, it was a bit discerning. But since going or traveling or getting a visa was not an issue, it was, it didn't seem like it was such a task for us to get a visa. This year, for my spring break, my family, which consists of my son, my husband, and me, my daughter is now in US, so all three of us decided that we want to spend spring break in Dubai and reconnect with our friends and just go to Dubai and have a nice time. We were told by everybody who had been given visas that it's best to apply as a family, so of course we thought that would be quite a simple process. So in all the excitement of waiting for the visa, we realized that we were rejected as a family and we could not go to Dubai for our spring break, and it was really disappointing, and I don't think anybody likes to be rejected, especially considering that we've spent so much time in Dubai. پچھلے سال سے دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ جانے والے پاکستانیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اگست 2024 سے۔ پاکستانی خلیجی ممالک کی شکایت پر تقریباً 44,000 مشتبہ بیکاریوں کو ایئرپورٹس پر سے آف لوڈ کیا۔ یہ افراد سیاحتی ویزوں پر یعنی کہ ٹورسٹ ویزا پر جا رہے تھے، اور پھر سپٹمبر 2024 میں سعودی وزارت حج نے پاکستان کو خبردار کیا کہ عمرہ ویزوں پر بھکاریوں کی آمد بند نہ ہوئی تو مستقبل میں اس کا اثر حج و عمرہ زائرین پر ہو سکتا ہے۔ آپ جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، آپ سوا پاکستان کے اندر یا یو کے اندر، آپ جو بھی شیئر کر لو گے وہ آپ کا جمع ہو رہا، آپ نے اچھا ہی شیئر کیا یا غلط شیئر کیا، یا آپ نے لائک کیا یا غلط آپ نے، وہ یہ چیز آپ کے لیے پابندی خود آپ خود اپنے لیے پابندی کر رہا، ہم لوگ کوئی نہیں کر رہے، لیکن ہم لوگ دیکھیں گے یہ مطلب اس آدمی نے کافی شرارتی کر رہا، کافی پرابلم کریٹ کر رہا، پھر کیا ضرورت ان کو ہم لوگ ادھر لے آئے؟ وہ ادھر ہمارے پاس اگر 17 لاکھ نہیں 20 لاکھ کا پاکستانی موجود ادھر ہی ہے، وہ 20 لاکھ کو کیا ان کی قصور ہے؟ سو آپ لوگ ویزا دیتے ہوئے سوشلز چیک ہو رہے ہیں؟ میں نہیں چیک کر رہا، لیکن لیکن آپ ایڈوائز ضرور کر رہے ہیں کہ اگر یہاں سے لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں جو بھی وزٹ وغیرہ کے لیے، تو وہ کیئرفل رہیں۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل کیئرفل کر لیں۔ دیکھو ہر آدمی نا اپنا ملک کا ایک نمائندگی کر رہا ہے، ہم لوگ پاکستانیوں کو ہمیشہ اچھا سوچ میں دیکھتے ہیں، اچھا ذہن میں دیکھتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی بھی ہمارا آفس آتا ہے آپ کی شلوار قمیض پہن کے جو آپ کی نیشنل ڈریس ہے، میں ان کے لیے خود کرا ہوتا ہوں، میں خوشی سے اظہار بھی کرتا ہوں، اگر مسائل ہے میں 100% کا حل کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد نومبر 2024 میں UAE نے ویزا پابندیوں کی خبروں کی تردید کی، پھر پاکستانی بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ ویب سائٹ پر ایسی ہی پابندیوں پر مبنی ایک نوٹیفیکیشن موجود ہے جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اپنے اسکرینز پر، اور پھر اسی مہینے پاکستان نے 4,300 مشتبہ افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے جو جھوٹے مقاصد سے بیرون ملک جانا چاہتے تھے، اور پھر نومبر 2024 میں ہی عمرہ ویزوں کے حصول کے لیے حلف نامہ لازمی قرار دیا گیا کہ ایسے افراد سعودی عرب میں بھیک نہیں مانگیں گے، اور خلاف ورزی ہوئی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور پھر دسمبر 2024 میں UAE سمیت کئی ممالک کے ورک ویزوں کے لیے پولیس ویریفیکیشن لازمی قرار دی گئی۔ اب آتے سال فروری میں PIA نے سعودی عرب جانے والے تمام ویزا ہولڈرز کے لیے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیشن لازمی کر دیا۔ اور اب آتے ہیں اپریل 2025، سعودی عرب نے پاکستان سمیت 16 ممالک کی قلیل مدتی ویزے یعنی کہ شارٹ ٹرم ویزاز 13 اپریل سے معطل کر دیے۔ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک ملک چھوڑنے کا حکم بھی دے دیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نسیم شاہ صاحب جو ممبر ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے۔ بہت بہت شکریہ نسیم شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ 75,000 حاجی ہیں جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حج پہ جائیں گے، لیکن ان کو کچھ نہیں پتا کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اپوزیشن نے اس کو ٹیک اپ کیوں نہیں کیا؟ میڈیا میں بات نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ یقیناً جب سے مجھے پتہ چلا ہے
नहायत ही अफसरदा हूँ कि इस मसले को हमने मीडिया पर भी इसी तरह उजागर नहीं किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी इतनी तवज्जो नहीं दी गई। इसमें सिर्फ ये नहीं कि हज पे नहीं जा सकेंगे, उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि उन्होंने अपने जेवरात बेचे होंगे, बाज हुज्जाज ने, बाज ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेच के हज के लिए उन्होंने जमा किए होंगे और वो हज से महरूम हो रहे हैं। यकीनन उनके दिलों पर जो गुजर रहा है, मैं तो कम से कम ये कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इसे संजीदा लेना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी गवर्नमेंट तब जागती है जब आवाम से प्रेशर आ जाए, कोई एहतजाज शुरू हो जाए, कोई मीडिया पे बात उछल जाए। इस वक्त हमारे जितने भी इदारे हैं, वजारतें हैं, वहाँ पर हमारी हज मिशन है, वो बिल्कुल अपने मुराद के मज़े ले रही है हज मिशन। उनको ये चाहिए, उनकी ड्यूटी थी कि वो मुअस्सर लॉबिंग करते हैं। और आपको पता हो या शायद है कि ये जो उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, तो जाहिर बात है ये पहला साल है, उसमें कुछ ना कुछ तकनीकी खामियां भी होंगी। मसलन वो सिस्टम 40 दिन तक ओपन भी नहीं हो रहा था, 40 दिन ताखीर से शुरू हुआ। अब इसके बाद फिर उसमें खामियां हैं, मसलन टिकट की रिजर्वेशन के हवाले से मैंने सुना है कि उसमें भी कोई एरर्स आ रही हैं, कभी बंद हो जाता है। तो इस तसलसल में यानी सऊदी गवर्नमेंट, ये हम नहीं कहते हैं, उनकी नीयत पे शक नहीं करते, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और वो मजीद बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि निज़ाम बेहतर हो जाए। लेकिन पहला साल है, ज़रूर उसमें कुछ खामियां होंगी। तो इस हवाले से हमारी जो हज मिशन है, अगर उनके बस में ना हो तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे इस मौजू को उजागर करें और मुअस्सर लॉबिंग के जरिए इस मसले को हल करें। जी 75,000 क्योंकि आपको मालूम है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसाक डार साहब, उन्होंने 10,000 के लिए रियायत तो उनको मिल गई है, इजाज़त उनको मिल गई है। लेकिन अब देखिए, क्या आपको लगता है कि ये कुछ जिम्मेदारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की भी हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है डेडलाइन वो भी मीट नहीं कर पाए थे? जो डिसीजन मेकर है ना, अब प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अगर आप वहां जाएं, वहां उनको किस नजर से देखेंगे? पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाती है ना, तो गवर्नमेंट वहाँ कुछ रोल प्ले करेगी, कोई किसी के साथ बात करेगी। हमारे वजीर खारजा, पता नहीं, हमारे तो वजीर आजम, आर्मी चीफ, सब वजीर खारजा बने हुए हैं इस मुल्क के। तो इनमें से कोई जाए ना वहाँ पर, कोई वहाँ उनसे बात करे ना। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं वहाँ पर? तो वहाँ उनके साथ बात की जाए, वो इसमें कोई अपनी जो डेडलाइन थी उसमें तवसी दे दें, सिस्टम को ओपन कर लें, तब मसला आसानी से हल हो सकता है। और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये सिस्टम अगर ओपन करेंगे, ये हाजी जो है, यानी ऐसा भी नहीं है कि उनका कोटा पूरा हो चुका है, 77,000 हाजी किसी और मुल्क को दिए गए हैं, ये भी नहीं है। बस सिस्टम क्लोज हो गया है। ये आईटी का मसला है, और आपको पता है पाकिस्तान में भी इस तरह हर कहीं इस तरह इशू आती रही है, फिर बड़े जो हैं उस पर गौर करते हैं। और वसीम शाह साहब, ये तारीख में पहली बार हुआ, तो ये भी हल हो सकता है ये मसला। तो हल हो सकता है, आपको लगता है सिफारती कोशिश से ही हल हो सकता है और कोई चारा नहीं है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो पॉलिसी बनाते हैं, जो वहाँ के जो है इनके जिम्मेदार, वही उनको दोबारा फिर ओपन कर सकती है, उनके हाथ में ये बात कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मसला ये कि प्रॉपर वहाँ कोई जाए और उनको सही तरीके से कन्वेंस कर ले। वहाँ पर सिर्फ कन्वेंस करना है, सही लॉबिंग करनी है, इससे ओपन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। वहाँ कोई कारोबार तो है नहीं, उनका कारोबारी इदारा है नहीं, सिर्फ उनकी कोशिश है कि हम ये इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर लें। तो ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी बहुत वो हो जाती है, कोई मसला नहीं। देखें, हमें मालूम है कि अभी इस वक्त मीटिंग्स भी चल रही हैं, कुछ कोशिश भी हो रही है, लेकिन इस वक्त जब तक, जैसे आपने कहा,
मीडिया में आवाज़ नहीं उठेगी, जब तक कौमी असम्बली के फ्लोर पे नहीं उठेगी, कमेटीज़ में नहीं उठेगी, तो अब अपोजिशन और कमेटीज़ का क्या किरदार होगा? अपोजिशन तो अभी से आप देख रही हैं कि यही है किरदार है मेरा। मैं अपना आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और हुकूमत का काम है उनके साथ रब्ता करना, अपोजिशन का काम है निशानदेही करना। तो निशानदेही आप देखेंगे हमने आवाज़ उठाई इन हाजियों के लिए, तो फिर निशानदेही की ना। ये भी हो सकता है, अगर ना हो तो इसे भी SIFC में शामिल कर लें, हज मिशन को भी SIFC में शामिल कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमें वक्त देने का और बात करने का। और यही बताया जा रहा है कि उम्मीद की जा सकती है सिफारती कोशिश से ही ये मसला हल हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है वो कमिटीज़ में ये मामला उठा सकते हैं। मीडिया जैसे हम हैं इस मसले को उजागर कर रहे हैं और आप तक पहुँचा रहे हैं। आखिर में इन नुक्ता ऑडियंस मेंबर ने हमें एक तजवीज़ दी थी, आपने कहा, हमने सुना। इसीलिए सवाल, कमेंट और फीडबैक देते रहिए। अंटिल नेक्स्ट वीक, खुदा हाफिज़।